भारत बदल रहा है, भारत सुलग रहा है। ये दो तरह की बातें इस देश में हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत बदल रहा है, भारत तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत सुलग रहा है, भारत में नफरत पैदा किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। बात इन्हीं से करेंगे कई मुद्दों के साथ। रितेश जी, क्या कहेंगे आप? भारत बदल रहा है कि भारत सुलग रहा है? सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम लोगों को मेरा प्रणाम है और धन्यवाद है जो आप फिर से अपना इंटरव्यू जो है जिला में चंद चैनल हैं जो बेहतरीन इंटरव्यू चलाता है और आप भी हमसे लगातार संपर्क में। भारत बदल रहा है और भारत में जो ये बदलाव है और इसका पूरा श्रेय हम अपने प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर आज के डेट में विश्व के नेता के रूप में जिस पहले हम लोग जाने जाते था हमारा देश विश्व गुरु, तो वो फिर से हम लोग देख रहे हैं भारत पूरी तरह से नया भारत में कन्वर्ट हो रहा है। हमको लगता है कि ये जो आरोप जो लगाया जा रहा है, जो नए गठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, ये देश में नफरत फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई दर्जनों पत्रकारों को बैकआउट किया गया, दर्जनों पत्रकारों के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का पूरा एजेंडा तय कर दिया गया। देखिए, देश में नफरत फैलाने का कार्य ये तमाम विपक्षी गठबंधन, जिनको आप महागठबंधन कहें, INDIA कहें, जो भी अपना अपना नाम ये नवीनीकरण करते रहते हैं, ये सारे नफरत इन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया गया है। अब तक आप तमाम पिछला रिकॉर्ड देखिए देश का, तो जितने भी नफरत वाला एजेंडा है इन्हीं लोग के द्वारा फैलाया गया और फिर से वो प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब इस बार पत्रकारों का बायकॉट ये पहली बार हो रहा है। अरे पत्रकार तो स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह का ओपिनियन, कोई भी अपना ओपिनियन जो उनको लगे वो अपनी बात को रखेंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये जो तमाम विपक्षी दल हैं इनको ये हजम नहीं हो रहा है। आज जो हमारे भारत का नया स्वरूप जिसको वर्ल्ड में पूरी तरह से पसंद किया जा रहा है और एक पूरे संसार के नेता खुले मन से, खुले विचार से आज भारत की तारीफ करने में लगे हुए, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। तो जब आप लोग नीतीश कुमार के साथ जो थे तो इस तरह की बातें आप लोग नहीं करते थे, लेकिन क्या अनकंफर्टेबल थे वहां जो थे, या अब आराम से हैं, या अब आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हुए थे तो जो यथार्थ था वो हम लोग हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बिहार सरकार आदरणीय संतोष मांझी जी, इनका उस समय भी अपना स्वतंत्र विचार हुआ करता था और हर मुद्दे पर अपना खुलकर विचार रखते थे और इसी का कारण है कि सत्ता में बैठे लोगों को इनकी बात चुभती थी, सच्चाई छुटती थी और उसी का परिणाम है कि इन लोगों ने साजिश के तहत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को सरकार से बाहर किया। अभी जो है महिला आरक्षण बिल जो पेश किया गया, बल्कि पारित हो गया एक तरह से, तो क्या कहेंगे, ये सही हुआ? ये तो अभी लागू होगा नहीं, तो ये 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, ये लाया गया 2024 के चुनाव को लेकर। बहुत ही स्वागत योग्य ये जो प्रस्ताव इस बार पास किया गया है लोकसभा राज्यसभा, ये बहुत ही आम जनमानस पे अगर इसका विचार लीजिएगा सभी सारे खुश हैं और इसके लिए तो पूर्ववर्ती सरकार भी नकली प्रयास कई दफा कर चुकी है। इसका आडंबर हम लोग जब से राजनीतिक होश संभाले हैं तब से ये सुन रहे हैं कि महिला बिल जरूरी है, महिला बिल आना चाहिए, लेकिन क्या कारण था कि अब तक महिला बिल को वेटिंग में रखा जा रहा है? आज एक 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बिल को ऐसे ही चुटकी में पास करा दिया। आप देख रहे होंगे कि ये सेशन जब शुरू हो रहा था, नया पार्लियामेंट में जब प्रवेश करना था और सेशन तरह तरह के आडंबर उड़ाए गए, फलाना सरकार का प्रपोजल आने वाला है, ये होने वाला है, चुनाव जल्दी हो जाएगा, सरकार जल्द हड़बड़ी में है, लेकिन हकीकत सरकार ने एक बिल प्रवेश किया और उसके बाद महत्वपूर्ण एजेंडा महिला रिजर्वेशन बिल, और खास करके जब ये शुभ प्रवेश शुभ कार्य में ही आता है और उसका सबसे पहला शुरुआत महिला आरक्षण बिल से होता है। क्या हमारे देश में नारी सशक्तिकरण का, पहले भी आप चले जाइए अध्यात्म की ओर, देवी देवता हमारी गॉडेस रही हैं, माँ दुर्गा, जग का पालक, आप देखिए माता सरस्वती, लक्ष्मी,
तो ये सब तो हमारे ब्रांड रहे, मतलब भारत की पहचान ही नारी सशक्तिकरण से हुआ है। और ये महिला रिजर्वेशन बिल काफी देर हुआ है इसको इम्प्लीमेंट, मतलब प्रस्ताव पास करने में। और रही बात जो आपने कहा कि ये कब तक लागू होगा, तो देखिए हम कोई बहुत बड़ा इसकी जानकार नहीं है, लेकिन 2029 में लागू होगा, हम आपको बताते हैं 2029 में लागू होगा ये। तब तक ये चुनाव भी, अगला चुनाव भी खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि वो प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, या फिर इस पर वो पहल करके फिर इसको आगे, क्योंकि जनगणना होना है, सब कुछ होना, उसके बाद ही लागू होगा? देखिए 2029 में क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2024 में मोदी जी हैं, अभी हैं, अब 2024 में के बाद भी रहेंगे। और ये अगर ये कोई मतलब 5 साल का ये कोई प्रोसेस होने में टाइम अगर लगता है, मान लिया किसी रिजर्वेशन बिल को पास लगेगा, जैसा लोग बता भी रहे हैं, ये होगा, जनगणना होगा, फिर से परिसीमन हो सकता है जो है। तो अगर ये जरूरी है तो कोई ना कोई तो आज तो होना ही है ना। आज तो कम से कम हम लोगों ने तय कर लिया कि 2029 के बाद महिला सशक्तिकरण का कार्य शुरू हो जाएगा संसद में, विधानसभा में। जो पहले तय नहीं था। हाँ, जो पहले तय नहीं था। किसी ने एक कदम आगे तो बढ़ाया, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री को नमन करते हैं। पूरे संसदीय जिन्होंने भी समर्थन किया, उसमें पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने समर्थन किया है, तो उन सभी लोगों को धन्यवाद। ये जरूरी था, ये होना चाहिए था और ये हुआ। क्या आपको लगता है रितेश जी कि जिस तरह का गठबंधन बना है इंडिया का, सारे विपक्षी एक तरफ में एक साथ एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए जिस तरह से कर रहे हैं कि मतलब किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है, क्या आपको लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या भाजपा की सरकार फिर आएगी? इनका ये जमावड़ा, खास करके करप्ट नेता का, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पार्टी का ये जमावड़ा ही मोदी जी को भारत में आकर्षक बना रहा है। और मोदी जी हैं, रहेंगे। और ये जो तमाम गठबंधन है, इसमें एक दिखाने के लिए तो बहुत कुछ एकता जैसी बात करते हैं, लेकिन इनका हर एक्टिविटी ये दर्शाता है कि ये एक नहीं है। ये समय एक होता है मतलब के लिए बस अपने अंदर जो करप्शन है, जो हम समझते हैं कि जन लाभकारी नीति इन्होंने कभी बनाया ही नहीं, इन्होंने कभी नहीं बनाया। चंद कुछ लीडर हैं जो मेरे भी जहन में एज ए पॉलिटिशियन नहीं बात कर रहे हैं, एज ए इंडियन का हम लोग नमन करते हैं, लेकिन बाकी कम से कम अभी जो भी जमावड़ा लगाए हुए 70% लोग सिर्फ अपने ऊपर करप्शन चार्जेस से बौखलाए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो गंदा काम उन्होंने किया है, जो जनता का भरोसा, जनता ने जब भरोसा जताया और अपने कार्यकाल के दौरान जो करप्शन फैलाया है, जो बेविचार फैलाया है, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया है तो उसी को ये चाहते हैं कि ये पटल पे ना आए। विपक्षियों का आरोप है कि इस तरह का जो करप्शन, तो G20 जो कार्यक्रम हुआ, इसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, गरीबों को छुपा दिया गया, पर्दा डाल दिया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बात जब हमारे विपक्षी लोग बोलते हैं, उसी समय वो हासिल पे चले जाती है। आप एज ए आम पब्लिक ऑफ इंडिया जब आप इस न्यूज को आप सुनते हैं या उनके वक्तव्य को सुनते हैं, तभी उनसे घृणा जैसी अंदर में विचार आता है। ये कैसे? नफरत। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये जो G20 सम्मेलन हुआ, इसका पूरे वर्ल्ड तो छोड़िए, अगर बाकी ब्रह्मांड सुनते हैं कि ऊपर से देवी देवता भी कुछ अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं, तो G20 ने जिन्होंने भी देखा, आकाश पाताल ब्रह्मांड, सभी ने खुलकर तारीफ किया। वातावरण में वो दिख रहा था पुष्पा में कि भारत ने एक उपलब्धि हासिल किया है और अच्छे कार्य करने में। देखिए, ये जो भी 3,000-4,000 करोड़ जो खर्च ये आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आफ्टर G20 कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा पूरे दुनिया के लिए भारत जो आकर्षण बना है, इसके लिए तो सच में हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे और उनके पूरे टीम को जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग किया है। सच में नमन के अधिकारी हैं और हम भारतीय होने के नाते हम समस्त भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक और सवाल आपका G20 से रिलेटेड, गरीबों को छुपा डाल दिया गया। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी है, अभी भी बहुत सारा दवा चलाने की जरूरत है। आपके नेता गरीबों की ही राजनीति करते हैं। एकदम सही है। हमारे यहाँ गरीब अभी भी बहुत भारी मात्रा में
गरीबों की संख्या है। और हम इसीलिए कहते हैं कि विपक्षी जो चिल्ला रहे हैं, करीब 70-75 वर्षों के कार्यकाल में 60 साल इन्होंने राज्य चलाया है, लेकिन सरकार चलाया है, करप्शन किया, 60 साल में इनकी संपत्ति कई गुना में वृद्धि हुई, लेकिन वो आम जनता आज जिस समय हम समझते हैं कि ये 10 वर्ष जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, उसके पहले की समीक्षा किया जाए तो आज काफी उन लोगों में भी अच्छा महसूस हो रहा है। आम जनहित में पहले कहाँ था बैंक बैलेंस, सुनते थे क्या आम गरीबों की, मजदूरों की बात कर रहे हैं, कहाँ था वो खाता। आज सारे मजदूर अपना खाता देखते हैं, 5 रुपया, 500, 5000, 5 लाख, जो भी। ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? विपक्ष को नहीं दिखेगा, वो अच्छी बातें करने के आदी नहीं है, अच्छे कार्य करने के आदी नहीं है, उन्हें तो करप्शन चाहिए आज। इसीलिए तो इतना बड़ा ये लोग देखते हैं, प्रत्येक राज्य में इनका व्यू अलग अलग है, प्रत्येक राज्य में टकराव की वाली स्थिति है, जहां फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक पहले किसी ईमानदार व्यक्ति को हटाओ, एक कुशल शासक को हटाओ। और मेरा बात फिनिश नहीं हुआ, वो जो आप गरीबों की बात कर रहे हैं, हम एक उदाहरण आपको देते हैं। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, मान लिया हमारे घर का कोई भाग टूटा हुआ है या अच्छी स्थिति में नहीं है या सुंदर नहीं है, तो हम करते हैं, आप आए तो आप आने के पहले थोड़ा सा पर्दा ठीक कर दिए, झाड़ू लगा दिए, तो इसको क्या, इसको हम कहेंगे कि हम अपनी गरीबी को छुपा रहे हैं, इसको हम सब जो है सो आप जान रहे हैं। कोई वर्ल्ड ऐसा नहीं है, वर्ल्ड का कोई देश जो हमारे भारत की स्थिति क्या है, सबका इंडेक्स है, सबको ही हमेशा आप देखते हैं वर्ल्ड का बहुत सारा एनजीओ जो इसी पर लगातार कार्य कर रही है कि पूरी दुनिया से गरीबी को हटाओ, भुखमरी को मिटाओ, तो उनके पास सारा डेटा है। हमको छुपाने के लिए कोई, हमको गर्व है, हमारे सभ्यता और संस्कृति पे हमें गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री को गर्व है, बीजेपी सरकार को गर्व है। और ये विपक्षी तो कभी कभी कहते हैं कि बीजेपी और मोदी जी अलग हैं। बीजेपी की विचारधारा और मोदी, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट से हमको यही लगता है कि बीजेपी के साथ हम हैं, लेकिन मोदी जी के और अमित शाह जी के साथ नहीं है। अब इनको कौन समझाए कि अरे मोदी जी और अमित शाह जी बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे को ही तो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा पार्टी संगठन नहीं तो जो जितना उनका जो अभी तक सरकार में बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जो एजेंडा तय होता है चुनाव के समय, और तो वो सब तो बीजेपी नहीं किया। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मांझी जी को तो मैंने ही बनाया, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही सारा चीज किया, आज वो जो है इधर उधर कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी को किसने बनाया, किन्होंने, किसने बनाया? बीजेपी वाले कहते हैं हमने बनाया। देखिए, इस सब जनता मालिक, जनता बॉस, जनता बनाती है किसी को भी, हमको, नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को, मांझी जी को, और जनता ही सर्वोपरि है। ये अगर अपने आप में घमंड आ जाए किसी को कि हमने किया, तो बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने कहा, मांझी जी के बारे में कहा, आरसीपी सिंह के बारे में कहा, तो भैया तेजस्वी जी को बना दीजिए ना। जब इतने को बनाए, जो तेजस्वी जी वेटिंग में खड़े हैं, जिसके लिए लालू जी एंड पूरी परिवार उनका ललायित है, तो बना दीजिए, एक और को बना दीजिए। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम तो पूछते हैं क्यों, क्या कमी रह गई है कि अभी तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? क्या आपको लगता है बनेंगे? इस लाइफ में कभी नहीं। उनका शुरू जितना ग्राफ चढ़ना था चढ़ गया। देखिए, एक निश्चित सीमा तक ही किसी का ग्राफ चढ़ता है, वहां से डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, और तेजस्वी जी का डाउनफॉल आ चुका है, क्योंकि जब वो टॉप पे थे तो उस समय का यूटिलाइज करके वो पोस्ट पर नहीं लिए, जिसके लिए वो जनता में। एक बात बताइए, ये पत्रकारों पे जो फैसला जो इन लोगों ने किया है, कि ये फैसला किसको नुकसान करेगा? ये पूरी तरह से ये महागठबंधन के लोगों को नुकसान करने जा रहा है। मीडिया में पहली बार मीडिया पे प्रतिबंध लगाया गया कि फलाने, मीडिया को प्रतिबंध नहीं किया गया। हाँ, मतलब हमारे को प्रतिबंध किया गया। देखिए, व्यक्ति कौन है? व्यक्ति मीडिया हाउस का। आप ईसा न्यूज है, हाँ। तो ईसा न्यूज तो रहेगा, हाँ। आपके बाद कोई और इंटरव्यू लेगा। बिल्कुल। ये है जी न्यूज है, मान लिया चंद्रा जी हैं, चंद्रा जी मान लिया ठीक है बॉस है, लेकिन जो न्यूज एंकर वगैरह हैं तो उनमें तो बदलाव होते रहता है। आज तक का देख लीजिए, एबीपी का देख लीजिए। तो व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर व्यक्ति कोई एजेंडा चलाएगा उस न्यूज हाउस में, तो न्यूज हाउस वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? इसका मतलब मीडिया हाउस को ही बैन करना चाहिए। मीडिया हाउस को ही बैन करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर डर है, मीडिया का आम जनमानस पर इतना पकड़ है तो उसको ये पूरी तरह खुलकर नहीं बोले, और ये व्यक्ति विशेष पे हमला उनको बोलना पड़ा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, आपके पार्टी प्रमुख मांझी जी का किस तरह का रोल होगा 2024 के चुनाव? देखिए, हम समझते हैं
कि 2024 इसमें बहुत सारा सवाल छुपा हुआ है। हम समझते हैं कि ये 2024 जो चुनाव होने वाला है, विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव होने जा रहा है भारत में, और इसके कारण पूरी दुनिया का नजर भारत पे रहेगा। और बिहार में गरीब दबे कुचले के सबसे बड़े आवाज आज के डेट में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं, तो उनका चुनाव यहाँ पे होने जा रहा है। आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संतोष मांझी जी संभवतः नहीं, करीब करीब जैसा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग के अलायंस से बना है, आने वाले दिनों में देखेंगे 2-3 सीट पर हम पार्टी भी लड़ेगी, लेकिन खास करके गया सीट पर संतोष मांझी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस कारण पूरे देश की नजर इस क्षेत्र पर भी होगी, न लालू जी पर होगी न नीतीश कुमार पर होगी। चुनाव पर पूरा नजर लोकसभा में जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी पर होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका। बहुत बहुत आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, G20, पत्रकारों पर बैन, महिला आरक्षण बिल एंड प्लस हम पार्टी का रोल 2024 में क्या होगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।